ठंड में रेलवे फाटक के नीचे 10 बहू का ससुराल। आह आह, मैं जल्दी से हल्दी का लेप बनाकर लाती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर पर। ना जाने कब तक हमें इस तरह फाटक के नीचे रहना होगा। हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। या तो भगवान हमें मौत दे दे या तो सब ठीक कर दे। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां रही थी इस परिवार की जो उन्हें रेलवे फाटक के नीचे जमीन में ये इस तरह रहना पड़ रहा था। क्या ये गरीब परिवार इस हद तक मजबूर हो सकता है कि उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ इस रेलवे फाटक के नीचे रहना पड़ रहा था? तो आइए इस गरीब परिवार की कहानी को जानते हैं। बाप रे बाप, इस बार तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घर के बाहर क्या, घर के अंदर भी इतनी ठंड हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूं मैं? क्या हुआ कनिका? अभी तो सब्जी बनाकर मैं बाहर कपड़े सुखाने के लिए गई थी, लेकिन देखो छत से सारी मिट्टी सब्जी में गिर गई। ये तो अब रोज का हो चुका है। कल दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी तो आज छत से। कभी कभी तो लगता है कि ये बाबा आदम के जमाने का घर एक दिन हम पर ही ना गिर जाए। अब इस घर में रहने के अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? पूरे शहर में यही हमें सस्ता घर मिला था। ये सभी बहुएं एक साथ इस छोटे से एक कमरे वाले घर में रहती थी। कमरे की दीवारों और छत पर बहुत बुरी तरीके से दरारें आ चुकी थी। वहीं एक छोटे से एक कमरे में इन सभी 10 बहुओं को एक साथ रहना पड़ता था, जिससे इन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती थी। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। एक तो ये ठंड, ऊपर से ये छोटा सा घर, ठीक से पैर फैलाने की भी जगह नहीं है। मेरी तो ठंड से कपकपी छूट रही है। सोचा था कम से कम घर के अंदर थोड़ी गर्माहट होगी। ऐसा लग रहा है कि बाहर से ज्यादा ठंड तो घर के अंदर हो रही है। अब हमें इस बारे में अपने पतियों से बात करनी ही होगी। शाम को जब वो खाना खाने के लिए आएंगे तो उनसे बात करते हैं। क्या हुआ? तुम लोगों को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? बहुत हुआ। अब हम इस छोटे से घर में नहीं रह सकते। गर्मी में तो जैसे तैसे हम लोगों ने गुजारा चला लिया करते थे, लेकिन जरा ठंड में तो हम लोगों का सोचिए। आप लोग तो उस क्वार्टर में रह लेते हैं, लेकिन हमारा क्या? हम सभी भाई रेलवे पर काम करते हैं। कोई कुली है तो कोई चाय समोसे बेचता है, इसलिए हमें रेलवे वालों की तरफ से वो छोटा सा कमरा रहने को मिला है। हम जानते हैं कि तुम सब यहाँ बहुत परेशान हो, लेकिन हम क्या ही करें। 1-2 जगह किराए के मकान के बारे में पता किया था, लेकिन किसी भी कमरे का किराया 7-8 हजार रुपए से कम ही नहीं है। अरे इतना तो हम सभी भाई मिलकर भी कमा नहीं पाते, तो किराए कैसे देंगे? अपने पतियों की बात सुनकर सभी बहुएं निराश हो जाती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बढ़ती ठंड और उस टूटे फूटे मकान में रहने की वजह से आए दिन कभी किसी बहू को ठंड से परेशान होना पड़ता, तो कभी छत दीवारों से झड़ती मिट्टी से। हे भगवान, ये क्या? ये मिट्टी कम झड़ती थी जो अब छत से ये छोटे छोटे ईंट पत्थर के टुकड़े पर गिरने लग गए हैं। और देखो तो जरा, ये दीवारें भी कितनी कमजोर हो गई हैं। ऐसा लगता है हल्का सा धक्का मारने पर ही दीवारें टूट पड़ेंगी। कितनी बार कहा है मकान मालिक से कि थोड़ी घर की मरम्मत करवा दे, लेकिन वो कंजूस मकान मालिक उसके कान पर जो तक नहीं रेंगती। बस किराया लेने के लिए आ जाता है मुंह उठाकर। आंचल की बात को सच होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जिस घर में ये सभी बहुएं रह रही थीं, वो घर अब हद से ज्यादा पुराना और कमजोर हो चुका था, जिसके चलते आखिरकार आज उस घर की एक दीवार गिर जाती है, जिसके चलते सभी बहुएं मकान मालिक को बुलाती हैं। अरे भाई, तो क्या हुआ? दीवार ही तो गिरी है। कौन सा घर की छत उड़ गई? अरे तिरपाल लगा कर रह लो। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं घर की मरम्मत करवाने के लिए। ठेके पर जाकर दारू पीने के लिए पैसे हैं, लेकिन घर की दीवार बनाने के लिए नहीं है। अब सभी बहुएं तिरपाल लगाकर रहने लगती हैं, लेकिन ये तिरपाल भी उन लोगों को ज्यादा दिनों तक रास नहीं आता। कभी उस तिरपाल से कोई गाय उनके घर में घुस आती तो कोई कुत्ता, और अक्सर तो दीवार से ठंडी बर्फीली हवाएं उन सभी के शरीर को चीर के रख देती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। खाना तो बन गया है, अब इन्हें देने के लिए चलते हैं। इस टूटी दीवार से फिर से कोई जानवर घर में ना घुस आए। सभी बहुएं ठंड से कपकपाते हुए अपने पतियों को खाना देने के लिए रेलवे फाटक के पास से जाने लगती हैं कि तभी वो सब देखती हैं कि 4 ट्रैक होने के बावजूद भी सभी ट्रेन उन 3 ट्रैक पर ही गुजर रही हैं। चौथी ट्रैक तो बीच रास्ते से टूटी हुई थी। सभी ये सब देख वहां से जाने लगते हैं कि तभी पूनम ट्रैक पर पड़ती है। उस ट्रैक के नीचे काफी छोटे बड़े गड्ढे हो रखे थे, जिसे देख पूनम को एक तरकीब सूझती है। उस टूटे फूटे मकान में ठंड में ठिठुरने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ इस फाटक के नीचे बने इन
गड्ढों में रहें। हम इनके नीचे और बड़े बड़े गड्ढे कर लेंगे और आराम से रहेंगे, कम से कम ठंड से तो बचेंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम क्या बात कर रही हो? लगता है ठंड तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। अरे मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। ये रेलवे ट्रैक काफी मजबूत होते हैं, इसलिए आसानी से नहीं टूटेंगे और इनके नीचे रहने की वजह से हम लोगों को ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। पूनम की बात सुनकर सभी बहुएं सोच में पड़ जाती हैं, जिसके बाद वो सभी बहुएं रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं और ये सारी बात अपने पतियों को बताती हैं। अरे तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब हमारे नसीब में एक अच्छा घर है ही नहीं तो क्यों ना हम फाटक के नीचे ही रह लें। अरे ये इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रही हो। जानती हो इसमें कितना खतरा हो सकता है, और किसी ने देख लिया तो? क्या ही खतरा होगा, वो फाटक तो वैसे भी टूटा हुआ है, तो उस पर से तो कोई ट्रेन गुजरती नहीं है और कोई वहाँ क्यों ही आएगा। हमने फैसला कर लिया है, हम सब वहीं रहेंगे। सभी बहुएं अपने घर जाती हैं और जरूरी सामान लेकर उस फाटक के पास पहुंच जाती हैं और अच्छे से फाटक के नीचे गड्ढा करके वहां की सफाई कर नीचे रहने लगती हैं। कितनी गर्माहट है ना यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। चलो कम से कम ठंड से तो राहत मिली। फाटक के नीचे रहकर सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं, लेकिन क्या उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक रह पाएगी या कोई नई परेशानी आने वाली है? इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे तो सर में दर्द हो गया इस ट्रेन की आवाज सुन सुनकर। रात को भी जैसे ही नींद लगती थी वैसे अगल बगल से कोई ना कोई ट्रेन गुजर रही थी, और नहीं तो क्या, मेरा सर तो दर्द के मारे फटा जा रहा है। सिर में दर्द होता देख महिमा स्टोव जलाकर चाय बनाने लगती है कि तभी फिर से ट्रैक से एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन की हलचल की वजह से वो स्टोव गिर जाता है और उनके गड्ढे में थोड़ी थोड़ी आग लग जाती है। सभी बहुएं जल्दी से आग बुझाती हैं। बच गए, वरना हम तो यहीं जलकर मर जाते। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे सभी बहुओं की परेशानी भी बढ़ती रहती है। इसके नीचे रहना हमने जितना आसान सोचा था उतना आसान है नहीं। जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो ये कंकड़ मिट्टी बार बार गिरने लगती है। जी, ये बदबू कैसी आ रही है? लगता है किसी ने हमारे फाटक के ऊपर शौच कर दिया है। इन लोगों का शौच करने के लिए फाटक ही मिलता है क्या? मेरा तो उल्टी करने का जी हो रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सबसे बड़ी बहू भावना दूध खत्म हो जाने पर जैसे ही फाटक के नीचे से बाहर दूध लेने के लिए निकलती है तो चारों तरफ देख भावना वापस फाटक के नीचे जाने लगती है कि तभी अचानक भावना का पैर फिसलता है और उसके पैर पर काफी चोट लग जाती है। मैंने तो सोचा था फाटक के नीचे रहेंगे तो कम से कम ठंड से तो बच सकेंगे। यहाँ ठंड से तो बच गए, लेकिन हर दिन भर भर के जी रहे हैं। सभी बहुएं फूट फूट कर रो रही होती हैं कि तभी वहां कुछ रेलवे के कर्मचारी आते हैं। कौन रहता है इस फाटक के नीचे? बाहर निकलो, हम रेलवे कर्मचारी हैं, सरकार ने हमें भेजा है। रेलवे कर्मचारियों की आवाज सुनकर सभी बहुएं डरते डरते बाहर निकलती हैं। अरे भाई, सड़कों पर झोपड़पट्टी बनाकर तुम लोगों ने क्या कब्जा कर रखा था, जो अब रेलवे फाटक को भी नहीं छोड़ा? यह फाटक क्या तुम्हारे बाप दादा का है जो यहाँ रह रहे हो? निकलो यहाँ से, हमें फाटक को ठीक करना है। हमें यहाँ से मत निकालिए, हमारी यहाँ रहने की एक वजह है। सभी बहुएं रोते हुए उन रेलवे कर्मचारियों को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर भाई तुम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। देखो, हम तुम्हें यहाँ रहने तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी एक मदद जरूर कर सकते हैं। यहीं पास में सरकार की बनाई हुई कुछ बिल्डिंग है जिनका किराया 500 रुपए से भी कम है। तुम सब वहां पर अपने पतियों के साथ आराम से रह सकती हो, और साथ ही साथ अब तो सरकार की तरफ से औरतों के लिए कई सारे काम भी निकले हुए हैं। तुम उन कामों को करके अपना घर का खर्चा भी चला सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। सभी बहुएं अपने बच्चों के साथ आराम से वो सरकारी बिल्डिंग में रहती हैं। साथ ही साथ सभी बहुओं को भी छोटे मोटे काम मिल जाते हैं, जिसके चलते अब वो सभी काम करके अच्छे से अपने घर का गुजारा चलाते। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी जिंदगी अचानक से इतनी बदल जाएगी। कितना मजा आ रहा है गरम गरम चाय पीते हुए। आज ठंड ज्यादा है और ठंड में इस तरह चाय पीने का मजा ही अलग है। पांचों बहू जंगल में पेड़ की जड़ में बने घर के बाहर लकड़ी की कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सभी चाय पी रही थी। अचानक से उन्हें बहुत अजीब सी आवाज आने लगी। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसी बड़े जानवर की आवाज लग रही है। अचानक से उनके घर के बाहर कुछ आदिवासी लोग आ गए। ठंड से वो कांप रहे थे। उन्हें देखकर पांचों बहू घबरा गई। आदिवासियों ने पत्तों के कपड़े पहने थे। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हैया हू हा, हैया हू हा, हैया हू हा, हैया हू।
आप सभी सोच रहे होंगे कि जहां आदिवासी लोगों का रहना सहना है वहां पर ये 5 बहू आखिर क्या कर रही हैं। और सबसे हैरानियत भरी बात तो ये है कि पेड़ की जड़ में घर, ये कैसे मुमकिन है। हम जानते हैं, आप सभी की ये जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही है। चलिए फिर देखते हैं 5 बहुओं के पास ये पेड़ की जड़ में बना घर आया कैसे। एक तो ये ठंड, ऊपर से घर के अंदर राशन भी खत्म हो गया है। रात भर इतनी सर्दी लगती है कि हमारे पास एक कंबल भी नहीं है ठंड से बचने के लिए। हमारे पतियों का काम अच्छे से चल नहीं रहा। अगर उनका काम अच्छे से चल रहा होता तो शायद ये परेशानियां देखनी नहीं पड़ती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये परेशानी और कब तक चलती रहेगी। ऊपर से ठंड भी बढ़ती जा रही है। उस रात बहुत ज्यादा कोहरा होता है, चारों तरफ कोहरे की धुंध, कुछ दिखाई भी नहीं देता। इतनी ठंड में 5 पति मजदूरी करके घर की तरफ आ रहे होते हैं। ठंड में उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। एक तो ये मजबूरियां और ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। कहीं ऐसा ना हो घर पर पहुंचते पहुंचते मैं बेहोश हो जाऊं। अरे मेरे पास तो एक स्वेटर भी नहीं है। आखिर हम करें तो क्या करें। आए, हम लोग इतने गरीब हैं कि हम एक स्वेटर तक नहीं खरीद सकते। अरे माँ बाबूजी की भी हालत खराब हो रही है। ठंड में उनका ये हाल देखा नहीं जाता। ऊपर से हम दवाई भी नहीं खरीद पा रहे। किसी भी तरह वो 5 अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां उनके बूढ़े माता पिता भूख से घर में उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आप कुछ लेकर नहीं आए हो बनाने के लिए? लगता है आप लोग कुछ भी नहीं लेकर आए। क्या करें, हम लोग, हमारे पास पैसे नहीं है। मजदूरी के पैसे भी हमें फिलहाल मिल नहीं रहे। ऊपर से ठंड भी बढ़ती जा रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आराम करो। थक गए होगे सारा दिन मेहनत करके। पूरा परिवार ठंड में अपने पुराने से घर में बैठे हुए कांप रहा था। रात को भी वो बिना खाए सो जाते हैं। आधी रात के समय बहुत तेज बारिश शुरू होती है, जिसका पानी उनके पुराने से घर के अंदर टपकने लगता है। देखते ही देखते बारिश ओले में बदल जाती है और आसमान से बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। अरे पहले ही ठंड कम थी क्या जो अब बर्फ के ओले भी गिरने लगे। लगता है अब तो हमारा घर तहस नहस हो जाएगा। सारी रात बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने की वजह से पहले ही घर टूटा फूटा था, अब और ज्यादा तहस नहस हो जाता है। ओले गिरने की वजह से छत भी टूट जाती है और बड़ा सा छेद हो जाता है। साइड की दीवार भी टूट जाती है और घर के अंदर पानी, हवा सब आने लगता है। हम लोग करें तो करें क्या। ओह, बहुत ठंड लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें यहाँ से जाना होगा। अब हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हमें कुछ उपाय ढूंढना होगा। इस तरह पूरा परिवार ठंड में बेघर हो जाता है। बर्फ के ओले की वजह से उनका घर पूरी तरह खराब हो चुका था। अब वो रहने लायक नहीं था, जिसकी वजह से वो चलते चलते जंगलों में पहुंच गए। वहां भी चारों तरफ बहुत ठंड थी। यहाँ आने के बाद लकड़ियों को देखकर मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है कि हम पेड़ की लकड़ियां काट लेते हैं और उन्हें गांव में बेचेंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, इससे हम पैसे तो कमा सकेंगे। वंशिका के ऐसा कहने के बाद सभी को उसका सुझाव अच्छा लगता है और वो सभी जंगल की लकड़ियों को काटना शुरू कर देते हैं। कुछ लकड़ियां तो ओले गिरने की वजह से खुद ही टूट कर गिरी हुई थी, इसलिए उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती है। तभी जंगल में उन्हें एक अजीब पेड़ दिखाई देता है। ये कैसा पेड़ है? देखो, इस पेड़ की तो जड़ ऊपर आ रखी है। देखो तो सही, ये कैसे पेड़ हैं? आपस में जुड़े हुए हैं और इतने बड़े पेड़ जितने तो घर होते हैं। सही कहा दीदी आपने। देखा जाए तो ये पेड़ इतने बड़े हैं जितने में एक घर आराम से बन सकता है। क्यों ना हम पेड़ की जड़ में अपना घर ही बना ले। शीतल की बात सुनकर सब हैरान थे, लेकिन सोचने के बाद शीतल की बात पर सब अमल करते हैं। वो सभी पेड़ की जड़ में घर बनाना शुरू कर देते हैं। कड़ी मेहनत के बाद ठंड में वो सभी मिलकर पेड़ की जड़ में अपना घर बना लेते हैं और उसे कमरे की तरह तैयार कर लेते हैं। अरे देखो, यहाँ पेड़ की जड़ में कितनी गर्माहट है। यहाँ तो हमें कंबल रजाई की भी जरूरत नहीं है। सही कहा। इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है। जंगल में फल सब्जियां सब कुछ मिल सकता है। चलो, हमारी सर्दियां तो अब यहाँ आराम से बीत जाएंगी। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी पेड़ की जड़ में उसके घर में रहने लगता है। लेकिन उसके अलावा भी उन्हें एक चीज की जरूरत थी। क्या करें हम लोग? यहाँ तो एक टॉयलेट भी नहीं है।
खुले में शौच करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये जंगल है और यहाँ कभी भी जानवर आ सकते हैं। काश कि एक टॉयलेट होता तो आसान हो जाता। उनकी ये बातें उनके पति सुन लेते हैं। हाँ, सही कहा, एक टॉयलेट होना चाहिए। हाँ, ये काम तुम हम 5 भाइयों पर छोड़ दो। इस तरह 5 भाइयों ने मिलकर पास के ही एक पेड़ की जड़ में टॉयलेट भी बना लिया। इसके अंदर 5 बहुएं बारी बारी से जाने लगी। चलो अब ठीक है, अब हमारे पास खुद का टॉयलेट भी है। उनके रहने की अब सभी सुविधाएं बढ़िया हो चुकी थी, लेकिन जितने अच्छे से वो वहां रह रहे थे उतनी ही जल्दी उन्हें वहां की परेशानियां भी देखनी पड़ी। जैसे जंगली जानवर कभी भी उनके घर के बाहर मंडराने लगते। एक दिन निहारिका टॉयलेट में जाने के लिए घर से बाहर निकली, जहां उसे एक शेर ने घेर लिया। बचाओ बचाओ, यहाँ पर शेर आ गया है, कोई मुझे बचाओ। निहारिका की आवाज सुनते ही सब उसके पास आए। उन्होंने उसे शेर से बचाया। एक दिन वो 5 बहुएं नदी किनारे पानी भरने गईं तो वहां पर मगरमच्छ आ गया। वो अपनी जान बचाकर वापस पेड़ के घर में आ गई, लेकिन इन्हीं के चलते उन्हें अब जंगल में रहने की आदत हो गई। फिर एक दिन अचानक उनके घर के बाहर आदिवासी लोग आ गए। हमें मत मारो, हम तो बस यहाँ रह रहे थे, हमारी मजबूरी है बस इसीलिए। लेकिन तुम लोग आए कहाँ से हो और तुम लोग इस पेड़ के घर के अंदर कैसे रह रहे हो? घर तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये टॉयलेट है। 5 बहू आदिवासी के सभी लोगों को अपनी सारी कहानी सुनाती हैं। और फिर हम सभी यहाँ पर आ गए ठंड से बचने के लिए। हमने इन पेड़ की जड़ के अंदर ही अपना घर बना लिया और एक टॉयलेट। इनके अंदर जरा भी ठंड नहीं लगती, ये बहुत गर्म है। अरे यार, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ, तुम इतने में इन आदिवासियों को संभालो। इतना कहकर वो टॉयलेट में चली जाती हैं। तभी आदिवासी लोग बोलने लगे, हम भी बहुत परेशान हैं इस कड़ाके की ठंड में, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और हमें टॉयलेट इस्तेमाल करना भी सिखाओ। लेकिन हम लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमसे ज़्यादा अच्छे से तुम्हें जंगलों में रहना आता है। हम जंगल में रहते हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसे घर और संडास कभी नहीं बनाए। और ये क्या है जिस पर तुम 5 बैठी हो? ये तो लकड़ी की कुर्सी है जो हमने जंगल की लकड़ी से तैयार की है। अरे ये सब हमारे लिए बनाओ, हमें भी ठंड से बचना है, हमारे पास घर ठिकाना नहीं है। यह सुनते ही 5 बहू एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं कि तभी बीमार ससुर कहता है, अच्छी बात है बहू, अगर तुम इन लोगों की मदद करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, इन बेचारों को भी घर मिल जाएगा। हरिओम के कहने पर 5 बहू मिलकर आदिवासी लोगों के लिए पेड़ की जड़ में घर बनाना शुरू करती हैं। वो उसमें अपने पतियों की मदद भी लेती हैं। बहुत जल्द वो सभी के लिए घर का तैयार कर देती हैं और वहां उन लोगों की खुद की एक बस्ती बन जाती है। इसी के चलते आदिवासी लोग 5 बहू को बहुत सम्मान देते हैं। उन्हें जंगल से अब सब्जियां, फल, फ्रूट ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुमने हमारी मदद की, हमने तुम्हारी मदद की। ये लो सब्जी फल, तुम्हें बाहर से ये सब लाने की जरूरत नहीं है, बाहर खतरा है, हम तुम्हें सब कुछ लाकर यहीं दे देंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह 5 गरीब बहू की परेशानी खत्म होती है। आदिवासी लोगों के पास जो जड़ी बूटियां होती हैं उनमें वो हरिओम और सावित्री का इलाज भी कर देते हैं। इसी के चलते 5 बहू सर्दियां अपनी जंगल में ही बिताती हैं। सर्दियां खत्म होने के बाद वो वापस गांव लौट आई और उन्हें जंगल की वो जिंदगी बहुत याद आती है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।